अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान इख्तिलाफ़ात की बातें चल रही हैं। पहले 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जारी किया, फिर उसके बाद वज़ाहती दरख्वास्त पर एक और फ़ैसला जारी किया और उस पर आज चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने 9 सवालात उठाए। वो सवालात क्या थे? काज़ी साहब के जो सवालात थे उसमें क्या लिखा है, अगराज़ व मकासद क्या है, और दूसरी जानिब जो वफाकी हुकूमत की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डीनेंस 2024 पास किया गया, उस पर पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल का मौक़िफ़ आ चुका है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दो हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब और जानज़ेब अब्बासी साहब। इनसे बात करेंगे और इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि काज़ी साहब के जो 9 सवालात है, ये 9 सवालात है क्या, और ये 9 सवालात पेश आने का नौबत क्यों आई ये बात? देखें, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि ये नौबत क्यों आई। अब देखें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर तो बाद में बात करेंगे। ये जो मखसूस नशिस्तों का केस था, 12 जुलाई को इसका हुक्म आया जी, ठीक है। 8 और 5 जज साहबान, हमारे कुछ दोस्त कह रहे थे कि जनाब जो दस्तखती ग्रुप है वो काजी साहब के साथ है हाँ, और बड़े इंडिपेंडेंट जजेस जो हैं वो दूसरी तरफ हैं। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स हुआ कि 8 जज साहबान जो हैं वो उनका एक अक्सरियती हुक्म आया और जो 5 जज साहबान में थे उनमें इख्तलाफ राय आया। 2 जज साहबान काजी अमीनुद्दीन साहब और नईम अख्तर अफ़गान साहब ने डिसमिस कर दी। जमाल मंदोखेल साहब और काजी फ़ाइज़ साहब उन्होंने भी डिसमिस की, लेकिन थोड़ी से उसके साथ, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने डिसमिस की, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा कि ये रिलीफ बनता ही नहीं, पार्टी हमारे सामने नहीं है, तो ये सारी चीज़ है। तो उसके बाद जो है वो बहस शुरू हुई। एक इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि उसमें 15 दिन की डेडलाइन थी, जो 8 जज साहबान का हुक्म था 15 दिन की थी कि भाई इसमें आ जाए, और फिर अगर इस दौरान में कोई वो इब्हाम हो तो चैम्बर में हमसे रुजू करें। कौन? इलेक्शन कमीशन और पीटीआई। अब 25 जुलाई को ये आई थी सीएमए, और उसके ऊपर जो एक और सीएमए आई पीटीआई की आई, और फिर इस दौरान में जो इब्हाम था वो ये था कि पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है पीटीआई का, तो हम ये टिकट कैसे तस्लीम कर सकते हैं, क्योंकि पीटीआई का जो पार्टी इलेक्शंस का मामला है वो सब जुडिस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। उज़ैर नज़ीर भंडारी साहब ने तारीख़ ली लंबी के डिटेल रीजनिंग तक इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर प्रोसीड ना करे। अब 2 महीने तक जो है वो इसके ऊपर खामोशी रहती है, लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट सेशन कॉल करती है 14 सितंबर को, इन चैम्बर समात का एक ऑर्डर जिसको क्लैरिफिकेशन कहा गया, और वो बेस था इन 2 सीएमएस के ऊपर, और इस दौरान में एक लॉ इनेक्ट हो गया था, तरमीमी इलेक्शन एक्ट, तरमीमी एक्ट 2017। अच्छा, तो अब उसमें जो था वो कि जिस ऑर्डर के ज़रिए एक पीटीआई को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर किया गया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी से खारिज कर दिया गया, बैक डेट से कागजात नामजदगी में पार्टी टिकट दाखिल करने की एक तरह निकाली गई, और पिकुलर सर्कमस्टांसेस के ऊपर जो है वो ये सारा का जो है वो ऑर्डर आया, लेकिन उसकी तफसीली वजूहात नहीं आई। तो अभी भी नहीं आई जब हम आप बात कर रहे हैं। तो जब 14 सितंबर को ये वजाहती हुक्म आया जिसके अंदर कहा कि पीटीआई ही के वो अरकान हैं, और उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी यानी डिफेक्टो डॉक्ट्रिन जो है उसको इन्वोक किया गया, यानी नज़रिया ज़रूरत को इन्वोक किया गया। पीटीआई की क़यादत को वैलिडेट करने के लिए वन साइडेडली जो उन्होंने कहा था वो मान लिया गया। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है उसको सुना ही नहीं गया। अब उस पर डिप्टी रजिस्ट्रार जो है उसने 14 सितंबर को रात 8 बजे एक नोट पुटअप किया। उसने कहा कि जी हम बैठे हैं, मीडिया पे हम देख रहे हैं कि वो वज़ाहती हुक्म चल रहा है, लेकिन हमारे पास नहीं आया, और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी अपलोड हो गया है वो, और वो डिप्टी रजिस्ट्रार की ज़िम्मेदारी ये है कि जब ओरिजिनल ऑर्डर उसको मिले और फिर उसको वो अपलोड होगा,
तो ओरिजिनल ऑर्डर है नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो ये कैसे अपलोड हो गया? तो एक ये सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के अंदर एक एनॉमली आई कि ये कैसे हो गया सारा कुछ। उस ऑर्डर के ऊपर जो है फिर 14 सितंबर और आज 21 सितंबर है, तो ज़ाहिर फाइल मूव करती हुई काजी साहब के पास आई होगी और चीफ जस्टिस ने फिर उसके ऊपर जो है नोट के ऊपर 9 सवालात उठाए। अब वो 9 सवालात क्या हैं, वो बड़े दिलचस्प हैं। एक तो ये वो कहते हैं कि जी ये जो CMAs हैं इनके हवाले से जो नोट आया है और डिप्टी रजिस्ट्रार का वो अटैच्ड है। हाँ। और उसमें पूछा कि व्हेन वर दी सेड एप्लीकेशंस फाइल्ड, कि ये जो 2 CMAs हैं ये किन तारीखों पे दाखिल की गई थी। why were the said applications not fixed before the committee constituted under the Supreme Court Practice and Procedure Act, कि ये जो दरखास्तें आई थी ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो जजेस कमेटी है उसके सामने क्यों नहीं रखी गई। और तीसरा जो है वो हाउ वर द सेड एप्लीकेशंस फिक्स फॉर हियरिंग एंड हाउ वाज दिस डन विदाउट इशुएंस ऑफ कॉज लिस्ट डिस्क्लोजिंग देयर फिक्सेशन, के कॉज लिस्ट जारी किए बगैर और इनका ये कब फिक्स होंगी वो तारीख मुकर्रर किए बगैर ये कैसे फिक्स हो गई, ये क्यों नहीं बताया गया। डिड द ऑफिस इशू नोटिस टू द पार्टीज एंड टू द अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, क्या फरीकैन को नोटिस जारी किया गया और जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है उनको भी नोटिस जारी किया गया। इन विच कोर्ट रूम चैम्बर वर द एप्लीकेशंस हर्ड एंड बाय हुम, कि कौन से चैम्बर में, आपको पता है ना जजेस के चैम्बर हैं, हर जज का अपना चैम्बर होता है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होता है, सीनियर प्यून जज का होता है जिसको चैम्बर 1 कहते हैं। हाँ। चीफ जस्टिस का चैम्बर 1 और फिर उसके बाद हर जज का अपना चैम्बर होता है। तो किस चैम्बर में हुआ और कौन से जज साहबान वहाँ पे मौजूद, तो ये पूछा गया। और फिर ये कि भी एक तो हो जाती है हेयरिंग के लिए अब नोटिस होता है, आप भी कोर्ट्स कवर करते हो, तो फिर जब हेयरिंग हो जाती है तो फिर अगर फैसला महफूज हो गया है तो फिर एक कॉज लिस्ट जारी होती है कि अनाउंसमेंट कब की जाएगी। तो अगला सवाल ये है कि भाई जनाब ये बगैर अनाउंसमेंट के कैसे अनाउंस हो गया है कॉज लिस्ट जारी किए हुए। Why was the said order not fixed for announcement, कि भाई ये क्यों अनाउंसमेंट के लिए फिक्स नहीं किया गया। फिर 8वां सवाल ये है कि विदाउट फर्स्ट depositing the original file and the said order in the Supreme Court's office, how was the said order uploaded on the website, कि जो ऑर्डर था 8 जज साहिबान का उसकी ओरिजिनल फाइल जमा करवाए बगैर सुप्रीम कोर्ट पे ये की वेबसाइट पे ये अपलोड कैसे हो गया। तो और ये और फिर हु डायरेक्टेड द अपहोल्डिंग ऑफ द सेड ऑर्डर, कि वो कौन सी शख्सियत थी जिसके हुक्म पर ये ऑर्डर अपलोड किया गया सुप्रीम कोर्ट पर। तो ये वो 9 सवालात हैं जो जस्टिस काजी फैसल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार से पूछे हैं। तो आज जो है वो तो हफ्ता है, छुट्टी है और मेरे ख्याल रजिस्ट्रार भी मौजूद नहीं है मेरी इतलात के मुताबिक। तो अब ये मामला ज़ाहिर है संडे है कल, और फिर उसके बाद जो है मंडे को ये मामला आएगा। देखते हैं कि रजिस्ट्रार इन सवालात के जवाबात में कौन कौन से ऐसे हक़ाइक़ हैं जो अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद बयान करेंगी। आया किसी जज के कहने पे किया गया, आया सुप्रीम कोर्ट के अमला में से कोई ऐसा शख्स था, और था तो उसकी क्या अथॉरिटी थी, क्या वो था इस काबिल के नहीं। और फिर 2 बड़ा सवाल है कि बगैर नोटिस के, बगैर फिक्सेशन के इस पे एक और सवाल कैसे सुन लिया गया। एक और सवाल भी है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा है, छुट्टियों में बाकी जजेस नहीं थे, काजी साहब मौजूद थे। फिर वो जो 3 रुकनी कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत, जो एक्ट के तहत जो कमेटी थी, उसको भी लीड करे काजी साहब। तो फिर ये तमाम चीज़ें कैसे मुमकिन हुई? देखें नहीं, यही तो इन्वेस्टिगेट करने वाली बात है ना। अब जज साहबान तो नहीं कि जौन सी CMA आई है वो तो रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर आती है, वो क्यों पुटअप नहीं हुई है। हाँ। तो ये तो रजिस्ट्रार ऑफिस की ड्यूटी है कि वो इन तमाम मामलात को पुटअप करे। अब पता लगेगा कि आया क्यों पुटअप नहीं की गई थी, और पुटअप हुई तो क्यों नहीं हुई। क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं कि जी वो चैम्बर में सिर्फ 8 जज साहिबान के पुटअप करने का आपके पास हमेशा खबर होती है, इस बारे में कोई ना कोई खबर तो आप रखते होंगे। देखिए मेरे पास, मैं हवा में नहीं उड़ाता कि भाई उसके बाद जो है मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के कुछ नहीं, मैं सोर्सेज के ज़रिए भी नहीं आपको कुछ भी बताऊंगा कि बाद में आपके प्रोग्राम में बैठ के जो है ना मैं माफ़ीनामा मांग रहा हूँ।
मतलब इस वक्त बिल्कुल हालात क्लियर नहीं है। इस वक्त बिल्कुल नहीं क्लियर हैं लेकिन ज़ाहिर है ये बहुत बड़े सवालात हैं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वर्किंग है, मंडे को क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल में। वो रजिस्ट्रार आ जाएंगी जजीरा असलम साहबा, जी जी। तो वो बताएंगी कि क्या हुआ। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा कि सिद्दीकी साहब ने तो जो 9 सवालात थे वो बताए भी, और फिर उसके जो सवालात काजी साहब के थे वो बड़े जेन्युइन भी है, और नौबत क्यों आई थी इन सवालात की। दूसरी जानिब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट था पहले 23 का, फिर आर्डिनेंस अचानक पास हो गया, और उसमें जो है वो दूसरे नंबर पे जो सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब साहब को आउट किया, जस्टिस अमीनुद्दीन जिसके हवाले से दस्तखती जज का कहा जा रहा है, द मोस्ट फेवरेट जज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, तो उनको इन करना अचानक, और फिर उस पर वकला के दो जो बड़े बार्स है उनका इजहार तशवीश करना, पाकिस्तान बार कौंसिल का, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल का, इस हवाले से आपके पास क्या ख़बर है, और ये क्या इसमें जो है ना वकला स्टैंड कर पाएंगी, यानी क्या चक्कर है? ज़िशान, एक तो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ठीक है, अक्टूबर के आखिर में, और इलेक्शन में हमें कहीं ना कहीं जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसमें वकला मुतहर्रिक होते हैं। नंबर एक तो ये फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है कि ये भी बात दुरुस्त है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून में तब्दीली लाना, इसके ऊपर बहरहाल बातें होती रही हैं, वकला की जानिब से भी क्रिटिसिज्म होता रहा है। उसके साथ साथ इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो क्वेश्चंस करती रही है। तीसरा फैक्ट इसमें यह है कि आर्टिकल 63A के हवाले से रिव्यू जो है वो मेरी इत्तला के मुताबिक कम से कम 2 मरतबा लगाने की कोशिश की गई। एक मरतबा ये कह दिया गया कि छुट्टियों के बाद लगाएंगे, दूसरी मरतबा दस्तयाबी नहीं हुई किसी मेंबर की। तो इस पूरे मामले में अगर हम आर्टिकल 63A को सामने रखें तो आर्टिकल 63A का जो फ़ैसला है वो तहरीर किया है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, और जस्टिस मुनीब अख्तर ही इस 3 रुकनी कमेटी में शामिल थे। और जो इस ऑर्डिनेंस की वजह बताई गई है वो भी यही बताई गई है कि केसेस जो हैं वो ये देखा गया, ये बात सामने आई है कि बाज़ औक़ात कुछ केसेस की फ़िक्सेशन के मामले के ऊपर किसी मेंबर की अदम दस्तयाबी के सबब वो चीज़ें डिले हुई हैं। एक तो ये इशू है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो एक वकील हैं एडवोकेट अज़हर सिद्दीक उनका नाम है। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो सदारती ऑर्डिनेंस है इसको चैलेंज कर दिया। जी, आज चैलेंज कर दिया, और उसमें वो चैलेंज उन्होंने किया है। और उससे भी दिलचस्प बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में उमर अता बंदयाल के दौर में जो 6 दरख्वास्त गुज़ारान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि ये अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है, उन 6 दरख्वास्त गुज़ारों में से एक दरख्वास्त गुज़ार एडवोकेट अज़हर सिद्दीक भी थे। वहाँ पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को जो अभी बना ही नहीं था उससे पहले चैलेंज किया, और अब लाहौर हाई कोर्ट में ऑर्डिनेंस को चैलेंज करके ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि ये जो है वो अदलिया की जो आज़ादी है उसको करटेल करने के मुतरादिफ है। अच्छा, तो ये भी एक बड़ी अजीब बात है। दो सवालात यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा। एक तो ये है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक 2023 आया और उसको उड़ाया, फिर काजी साहब ने बहाल किया, तो वो कहते थे कि ठीक है मेरे इख्तियारात तकसीम हो गए तो मुझे उस पर कोई जो है नदामत नहीं और ख़ुशी है। तो फिर काजी साहब जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के साथ जो है वो क्या कमीशी में जो कमेटी थी उसमें खुश नहीं थे। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि ये जो कमेटी अब बनाई गई है और बताया जा रहा है कि 63A और जो मखसूस नशिस्तों वाली नज़रसानी अपीलें जो है वो फिक्सेशन की तरफ जा रही है। तो इसी तरह इमरान ख़ान के कुछ दरख्वास्तें पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में और वो बारहा कह चुके हैं कि यार मेरी दरख्वास्तें जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फिर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो इमरान ख़ान की दरख्वास्तें हैं वो तो ये कह रहे हैं कि तमाम जो दीगर अदालती फोरम्स हैं हाँ, उनको बाईपास करके मुझे सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त रिलीफ दे, जो कि मुमकिन नहीं है और ये कोई अच्छी अदालती नज़ीर भी नहीं है कि जैसे हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त सुन के खारिज कर दे, फिक्स क्यों नहीं कर रही? देखिए, वो फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है ना जी। अब जो नैब तरमीम वाले केस में इमरान ख़ान वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए और जो उन्होंने तकरीर की उसमें भी उन्होंने यही कहा
कि हमारे जनरल इलेक्शन में रिगिंग के हवाले से 184(3) की पिटीशन पेंडिंग है। तो सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि इलेक्शन के बाद जो सवालात उठाए जाएंगे, कमेटी के इजलास में वो दोनों जज साहबान कह सकते थे कि जी वो एक दरखास्त आई हुई है वो भी पुट अप कर दें। जी, वो वहाँ पे भी नहीं हुई। और वो उन्होंने क्यों नहीं कहा? जी, चलें, उन्होंने- काजी फैसल साहब के हवाले से आप कह सकते हैं। लेकिन दूसरी एक और बात भी है ना ज़ीशान, देखें एक बात ये है कि आप भी कोर्ट्स को करते हैं, मैं भी हाँ। करता हूँ। 184(3) है वो कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उससे पहले आपको याद है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त थी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था और इलेक्शन कमीशन ने पूरा उसका जवाब दाखिल किया था। और जब वो मुकदमा लगा तो लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो कहने जी इतना लंबा जवाब मैं कौन पढ़े, क्या लिख दिया उन्होंने, और जो है ना वो बाइकआउट करके तो चले गए थे। वो कोसा साहब तो खैर पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ वो सियासी तकरीर करते हैं आर्गूमेंट की बजाय। कोसा साहब जो है ना वो कोसा साहब ही है ना, अब क्या करें हम। ठीक है, तो वो अब आप खुद छोड़ के चले गए ना वहाँ पे। फिर दूसरी बात ये है कि इलेक्शन मामलात से मुतालिक जितने भी जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है उसका हर स्टेप यू कैन चैलेंज, यस, ठीक है ना, आपके पास एक रेमेडी मौजूद है, लीगल रेमेडी है कि आप हर इलेक्शन कमीशन के स्टेप को हर मौके के ऊपर जब तक के फाइनल बैलेट पेपर्स जारी नहीं हो जाए वो करते हैं आप। फिर उसके बाद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 225 ये कहते हैं कि इलेक्शन के बाद उठने वाले मामलात उनको भी आप चैलेंज कर सकते हैं, एक मखसूस मुद्दत है उसके बाद। अच्छा, अब जैसे दोबारा गिनती के मामलात थे, अगर दोबारा गिनती की दरख्वास्त आपने एक मखसूस वक्त में दाखिल ना की हो तो वो इनफेक्टिव हो जाती है, तो फिर ये मामलात इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो इंतखाबी उज़रदारियों को सुनते हैं। हाँ, मतलब कि सुओ मोटो का मतलब तो ये है कि आपके पास कोई रेमेडी मौजूद नहीं है और फिर आप डायरेक्ट आ जाते हैं। तो मामला यहाँ पे ये है कि मुल्क का इलेक्शन जो है 184(3) की पिटीशन में 3 जज साहिबान बैठ के कैसे सुन सकते हैं। 2014 के जो मामला थे उसमें एक स्पेशल तौर पर एक ऑर्डिनेंस आया था जिसके तहत जुडिशल कमीशन बनाया गया था और उस जुडिशल कमीशन ने अपनी हियरिंग के बाद जो है वो कहा था कि जनाब ये मुनज़्ज़म धांधली का कोई सबूत साबित नहीं कर सके। हाँ। और आइन के अंदर जब इंतखाबात का 225 के नीचे एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है तो उसके ऊपर मुझे बताएं 184(3) में दरख्वास्त कहाँ ले करती है, और इसलिए नहीं लगी। और ये एक बुरा प्रेसिडेंट है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट इसको डायरेक्ट टेकअप भी कर लेगी तो फिर तो मुस्तकबिल में कोई भी आके कहेगा कि जी ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ और महज एक दरख्वास्त के ऊपर एक पूरा इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट उठा देगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ना इंटरवीन करेगी और ना ही सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन इस मामले पे बराह रास्त करना चाहिए। अच्छा, काजी साहब की कमेटी में जो 2 जजेस थे उनके साथ नालगी का या ये जी, वो क्या मैं देखें जजेस के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी कानूनी मसले के ऊपर होता है और ये कोई नई बात नहीं है और इसी को ही अदलिया की आज़ादी कहते हैं। 2 इजलास हुए जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब माइनॉरिटी में गए। एक नून लीग के मखसूस नशिस्तों का मामला था। हाँ। उस पर बाकायदा कानून का हवाला दिया काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने और कहा कि विद इन 15 डेज़, क्योंकि ये अर्जेंट मैटर है, इसको फ़िक्स होना चाहिए। जस्टिस मुनीब साहब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा कि अभी छुट्टियां चल रही हैं तो छुट्टियों के बाद इसको फ़िक्स किया जाए और तब तक डिटेल रीजनिंग भी आ जाएगी। ना डिटेल रीजनिंग आई और ना ही रिव्यू फ़िक्स हुआ। एक तो ये इशू है। दूसरा, अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था उस मामले के ऊपर काजी फ़ायज़ ईसा साहब की राय थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में एक 3 रुकनी रेगुलर बेंच इस केस को सुने, लेकिन जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि नहीं, जमाल खान बंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी बड़ा बेंच को ये केस सुनना चाहिए। वहाँ पे भी वो माइनॉरिटी में गई। तो जजेस माइनॉरिटी में जाते रहते हैं, इसमें कोई कमेटी इजलासों में ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन असल इशू ये है कि जो केसेस डिले हो रहे थे वो भी एक क्वेश्चन बहरहाल मौजूद है। जैसे मैंने आपको आर्टिकल 63A की मिसाल दी कि उसके ऊपर जी और ऑडियो लीक्स वाला सवाल है। ये भी एक अनोमली है कि जिस जज साहब के मामले के ऊपर समाअत होनी है, जिनके ऑर्डर के ऊपर होनी है, वो ही जो है वो बेंच की तश्कील के अमल में भी शामिल हो। कि मतलब 63A का फैसला उसके ऊपर रिव्यू है और वो जो रिव्यू जिसके फैसले के ऊपर है वही जज बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा हो।
जब तक चीफ जस्टिस के पास ये सारे इख्तियारात थे वो तो एक और बात थी कि उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नहीं था और रिव्यू का ये प्रिंसिपल था कि 184(3) के मुकदमात जो हैं वो रिव्यू में वही बेंच सुनेगा। इसीलिए उसमें एक अपील क्रिएट की गई ताकि अगर 3 बेंच सुनता है तो उसके बाद उससे बड़ा बेंच सुनेगा, ठीक है। हाँ। तो ये वो एनॉमलीज थी जो प्रैक्टिस में आ रही थी और 2 जज साहबान की वजह से या 1 जज साहब की वजह से सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग और वर्किंग जो है इम्पॉर्टेंट नौयत के केसेस के ऊपर वो मुतासिर हो रही थी। अब देखें ना, यहाँ पे फैसले आए हैं जो कि 6-6 महीने के बाद लिखे गए हैं। फैक्ट है, भुट्टो साहब का जो रेफरेंस था 5 जुलाई को उसका फैसला आया था। उसके बाद से मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जनाब मैं एडिशनल नोट अटैच करूँगा, वो नोट आज तक नहीं आया, मतलब ठीक है ना। हाँ। फिर उसके बाद अभी जो कल एक जजमेंट अपलोड हुई है वो भी 4 जुलाई को पता नहीं कब हुई थी और फिर वो 3 महीने के बाद आज उसकी जजमेंट डिटेल आ रही है। लेकिन बाकी जो है वो ये जो अहम तरीन नौयत का है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो एक गुमगु की कैफियत का शिकार है, मखसूस नशिस्तों का केस कि जिसकी वजह से पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है। अब देखें ना, पार्लियामेंट को क्या इनकम्प्लीट छोड़ा जा सकता है? नहीं। तो फिर स्पीकर ने तो वो करना ही था ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ना मैं एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। एक साहब थे, उनकी 2 बेटियां थी। एक की शादी जो है वो कमार के घर हो गई और एक की शादी किसान के घर हो गई। तो वो काफ़ी अरसे के बाद गया तो किसान की बेटी जो है वो कहती है, अब्बा जी दुआ करो कि इस मरतबा बारिशें हो जाएं और हमारी फसल अच्छी हो जाए। तो वो कहता अच्छा पुत्र। वो दूसरी बेटी के घर गया जो कमार की बेटी थी, जो बर्तन बनाता था। तो वो गई और उसने कहा, अब्बा जी इस दफ़ा बारिशें बढ़िया हो रही हैं, दुआ करो कि अब्बा जी ऐसा करो कि धुप निकल आए, धुप हो जाए, बारिशें ना हो। अब वो है ना बाप बड़ा परेशान हुआ कि यार एक कह रही के बारिशें हो, दूसरी कह रही के बारिशें ना हो, मैं क्या करूं, बड़ा परेशान था। तो बेगम के साथ बात कर रहा था तो कहता है कुछ होवे ना होवे, मन लग रहा है किसी एक दा घर नहीं बसना। अच्छा, इसको आप अब ये हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट की ये जो लड़ाई शुरू हो गई है ना, किसी एक दा घर नहीं बसना, ये बात है। अब भाई साहब आखिरी कमेंट्स कीजिएगा। सिद्दीकी साहब ने तो कह दिया कि किसी एक का घर जो है वो नहीं बसना, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखें, जब आईनी इदारों के दरमियान लड़ाई होती है तो इससे अल्टीमेटली जो मुल्क है उसका नुकसान होता है और अल्टीमेटली जमहूरियत का नुकसान होता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के हमारे 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने अपनी राय से आपको आगाह किया। बात वही है कि जब आईनी इदारों में तसादुम होता है तो उसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ रियासत का होता है और रियासत के जो शहरी है, जो आवाम है, उनका होता है। अपने मफादात का टकराव अपनी जगह पे, लेकिन सोचना हमें पड़ेगा इस मुल्क की खातिर। तो ये थी आज की अपडेट्स। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।